हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सुनिधि आर्या एंड आई टीच इकोनॉमिक्स ऑन दिस चैनल। फिलहाल हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर अभी तक हम सेट, रिलेशन, फंक्शन, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन तक के टॉपिक्स को खत्म कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ा उसका इकोनॉमिक्स में क्या यूज़ है या इकोनॉमिक्स में हम उसको किस पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप इकोनॉमिक्स के किसी भी कोर्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं, आप यूजीसी नेट का कोर्स चाहते हैं या आप इकोनॉमिक्स के किसी भी लेवल का कोई भी कोर्स चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तो आप हमारे ऐप को चेकआउट कर सकते हैं। हमारे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसके डिटेल्स में आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होंगी। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी कोर्स की इंक्वायरी के लिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इकोनॉमिक्स में यूज़ होती है। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी वो था क्या कॉन्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट ये था कि हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती थी और हम उसको सॉल्व करके एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बता पाते थे, जिससे कि लेट्स से y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, जिसमें हमारा x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता था। हमें एक इक्वेशन दी हुई होती थी, उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y के बीच में एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर पाते थे। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि इसका ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा इसका इकोनॉमिक्स में क्या यूज है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा इकोनॉमिक्स में यूज है, जब मैंने आपको डेरिवेटिव पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हम डेरिवेटिव्स की हेल्प से इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें y और x का फंक्शन में गिवन है, अगर हमको मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है, अगर हमको टोटल रेवेन्यू गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने इसमें क्या बताया कि हमको एक फंक्शन गिवन होता है, उससे हम रिलेशनशिप बता सकते हैं। तो पहली जो एप्लीकेशन है वो यही है कि अगर हमको इलास्टिसिटी किसी भी फंक्शन की गिवन है, यानी कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ फंक्शन इज गिवन, इन दैट केस हम y और x के बीच में रिलेशन बता सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है तो हम बता सकते हैं कि x एंड y गुड्स कैसे रिलेटेड है। अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन है तो हम बता सकते हैं वो किस तरीके से रिलेटेड है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हमने बताया, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन है ना, कि हम कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। तो जब हमें इलास्टिसिटी ऑफ फंक्शन गिवन है और हम उसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स का रिलेशन बता रहा है, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ फंक्शन में क्या वेरिएबल्स होंगे, p एंड q, तो हमें प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्या है, रिलेशन पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। फाइंड द डिमांड फंक्शन x इज इक्वल टू एक्स पी। हमको डिमांड फंक्शन निकालना है जिसमें कि क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है। x इज इक्वल टू एक्स पी सच दैट p dx अपॉन x dp इज इक्वल टू -1। ऑल्सो फाइंड x इफ इट इज गिवन दैट when p is equal to 1 x takes the value of 5, ठीक है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी है, यानी कि जब हम जनरल सोल्यूशन निकाल देंगे तो जनरल सोल्यूशन से पर्टिकुलर सोल्यूशन पे भी पहुंचना पड़ेगा। क्यों पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के दोनों कांस्टेंट की वैल्यूज जो है वो हमें गिवन है। p अपॉन एक्स dx अपॉन dp, ये इलास्टिसिटी होती है, यानी कि हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है और हमसे डिमांड फंक्शन पूछा गया है विच इज द x इज इक्वल टू एक्स पी, ठीक है। p dx अपॉन dp इज इक्वल टू -1। क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल, लगाइए मेथड। dx अपॉन x इज इक्वल टू माइनस dp, ये p नीचे जाएगा, समझ में आया। 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेट करना है, log x इज इक्वल टू माइनस log p प्लस c, इतना समझ में आया। log x इज इक्वल टू माइनस log p प्लस c। अब हमको क्या गिवन है, p इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5। तो हमें देखना है when p इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5, फिर क्या इनका रिलेशन है। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। log x क्या है, log 5 माइनस log p क्या है, 1 प्लस c। log 5 इज इक्वल टू
माइनस log 1, log 1 क्या है 0, तो ये क्या हो गया 0। अब 0 माइनस प्लस हो उससे फर्क नहीं पड़ता, प्लस c इज इक्वल टू log 5। ये क्या है हमारी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और मैंने क्या बताया था, जब हमें दो कांस्टेंट की वैल्यू गिवन हो और उसके बाद में हमारे c की वैल्यू आ जाए, देन व्हाट वी विल डू इज वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ c इनटू दिस। log x इज इक्वल टू माइनस log p प्लस log 5, log x प्लस log p इज इक्वल टू log 5। log x log किस में है, ऐड कर रहे हैं, तो जब log हटाना होगा तो हम क्या कर देंगे, xp इज इक्वल टू log का क्या ले लेंगे, एंटी log, तो क्या हो गया xp इज इक्वल टू 5। इतना समझ में आया, xp इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू p बाई 5, ठीक है। लेकिन जब भी हमने आपने देखा होगा कंसीडर करते हैं तो हम क्या कंसीडर करते हैं, इनवर्स डिमांड फंक्शन, तो हम इसको क्या कर देंगे, इनवर्स कर देंगे, x इज इक्वल टू p अपॉन 5। सो दिस इज द रिलेशन जिसका इलास्टिसिटी हमको ये गिवन है, x इज इक्वल टू p अपॉन 5, ठीक है। किस तरीके से हमने सॉल्व किया वो आपने देख लिया, और हमको डिमांड फंक्शन पूछा गया था x इज इक्वल टू xp, ठीक है, x इज इक्वल टू xp पूछा गया था, तो 1 अपॉन p का फॉर्म बन रहा है, ये 1 अपॉन p का फॉर्म ना बने तो इसीलिए हमने इसको इन्वर्स कर दिया। अगर इसमें ये वाली कंडीशन नहीं लिखी हुई होती x इज इक्वल टू xp तो हम उसको रिवर्स नहीं करते, ठीक है, या फिर कंडीशन लिखी हुई होती x इज इक्वल टू x 1 अपॉन p तो भी हम रिवर्स नहीं करते। हमने रिवर्स क्यों किया, क्योंकि हमें ये कंडीशन गिवन थी, इसीलिए हमने रिवर्स किया। मैं फिर से समझा रही हूँ, हमने क्या पढ़ा तक, हमको इलास्टिसिटी ऑफ फंक्शन जो था वो गिवन था, इलास्टिसिटी ऑफ फंक्शन गिवन था p dx अपॉन x dp इज इक्वल टू -1, और हमसे डिमांड फंक्शन पूछा गया था। जब हमसे डिमांड फंक्शन पूछा गया था तो हमने क्या किया, उसको सेपरेबल वेरिएबल से सोल्व किया, क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का क्वेश्चन था, इसमें हमें जो वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यू गिवन थी, तो हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया, उससे हमारी c की वैल्यू आई, फिर हमने इस क्वेश्चन को निकाला, फिर हमने लोगैरिथमिक की प्रॉपर्टीज़ लगाई, और इससे हमारा क्या आ गया, हमारा डिमांड फंक्शन आ गया जिस फॉर्म में हमसे पूछा गया था, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें सोल्व करना है वो ये है, हमको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फंक्शन गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो कॉन्सेप्ट है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, और जो कील्स की थ्योरी है उसमें हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको बताता है कि अगर हमारा कोई इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि हमारा इनकम अगर चेंज हो रहा है, तो उस इनकम के चेंज की वजह से कितना हमारा कंजम्पशन चेंज हो रहा है, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज change in consumption due to change in income, that's the concept। हमको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन फंक्शन जो है वो गिवन है, जिसमें कि dc अपॉन डी आई प्लस 2i अपॉन आई स्क्वायर प्लस 1, c इज इक्वल टू 1 अपॉन आई स्क्वायर प्लस 1। इसमें c क्या है, हमारा कंजम्पशन है, i क्या है, हमारा इनकम है, और हमें क्या निकालना है, कंजम्पशन फंक्शन निकालना है। किस केस में निकालना है, व्हेन c इज इक्वल टू 100 i इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन है, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समवॉट रिलेटेड टू दिस, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसमें जो है हमारा c क्या है, हमारा इस इक्वेशन में c हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, c इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड i इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। i क्या है, हमारा इनकम है, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का कॉन्सेप्ट भी क्या था, अगर मैं इसको इस नोटेशन में लिखूं तो चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन, यानी कि चेंज इन इनकम इज इंडिपेंडेंट। इनकम कितनी चेंज हो रही है वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन कंजम्पशन कितना चेंज हो रहा है वो किस पर डिपेंड करता है, वो इनकम पे डिपेंड करता है, राइट। इतना समझ में आ गया, MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा I, राइट। सॉल्व कर दीजिए, DC अपॉन DI। अब इसमें P की वैल्यू क्या है, 2i अपॉन आई स्क्वायर प्लस 1, क्यू की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन आई स्क्वायर प्लस 1। अब हमको क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई पी डी आई। डी आई क्यों, क्योंकि हमको इसमें i के रिस्पेक्ट में करना है।
dx dy जो भी वेरिएबल होते हैं वेरिएबल अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। तो e की पावर 2i अपॉन आई स्क्वायर प्लस 1 डी। ठीक है, अब लेट आई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, 2i इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी आई। तो 2i डी क्या हो गया इज इक्वल टू e इज इक्वल टू 2i डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं टी टी, आई स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं t, तो 1 अपॉन टी टी टी, e इज इक्वल टू log t। ठीक है, तो e इज इक्वल टू log t, t क्या है हमारा, t हमने क्या माना था आई स्क्वायर प्लस 1, तो e की पावर log c इज इक्वल टू सी की होता है, e की पावर log c इज इक्वल टू सी होता है, पढ़ाया हुआ है। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया आई स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हमारा ये आ गया तो अब हम क्या करेंगे, जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। जनरल सोल्यूशन कैसे निकलेगा, c इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी आई। ठीक है, c इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आई स्क्वायर प्लस 1, आई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू q क्या है हमारा 1 अपॉन आई स्क्वायर प्लस 1। व्हाट इज q, 1 अपॉन आई स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन आई स्क्वायर प्लस 1 इंटू आई स्क्वायर प्लस 1 डी आई। इससे ये कैंसिल हो गया, c आई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 डी आई, सी आई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आई प्लस के। के क्या है इसमें, कोई भी एक कांस्टेंट, के इज ए कांस्टेंट। जैसे कि आप हम हमेशा इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मानते हैं कांस्टेंट मानते हैं, इसमें क्या है के इज ए कांस्टेंट। सी आई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आई प्लस के। अब हमको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन था, ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या गिवन था, ये हमारा फंक्शन आ गया। अब हमसे पूछा गया था कि हमको कंजम्पशन फंक्शन निकालना है व्हेन कंजम्पशन इज 100, कंजम्पशन इज 100, इनकम इज 2। ठीक है, कंजम्पशन हमें कितना गिवन है 100 गिवन है, इनकम हमको कितना गिवन है 2 गिवन है। यहाँ पे जब कंजम्पशन था वो हमको कितना गिवन है 100, इनकम कितना गिवन है 2, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, c 100 i 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आई क्या है 2 प्लस के, 100 2 2 जा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस के, 4 प्लस 1 5, 500 इज इक्वल टू 2 प्लस के की वैल्यू क्या आ गई 498। कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, इससे पहले हमने किसकी वैल्यू निकाली थी c की वैल्यू निकाली थी, इसमें किसकी वैल्यू निकाली है कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है। तो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, कांस्टेंट की वैल्यू हम इसमें क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, c आई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आई प्लस के। तो c क्या आ गया i प्लस के अपॉन आई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ से हमारी k की वैल्यू तो 498 हमारी निकल के आ ही गई है ऑलरेडी। तो c इज इक्वल टू आई प्लस के अपॉन आई स्क्वायर प्लस 1, तो c इज इक्वल टू आई प्लस 498। ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी अपॉन आई स्क्वायर प्लस 1। दिस ये क्या है हमारा कंजम्पशन फंक्शन, राइट। कंजम्पशन फंक्शन को कैसे सॉल्व करना है जब हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन हो। एक जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया वो बताया लीनियर वेरिएबल सेपरेबल का, ये मैंने बताया है कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस तरीके से यूज होती है। ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अब हम देखते हैं कि सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इकोनॉमिक्स में क्या यूज है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंज्यूमर डिमांड। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का जो यूज होता है वो यूज होता है हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम में भी, यानी कि जब कंज्यूमर ये जानने की कोशिश करता है कि जो प्राइस है वो किस ट्रेंड से बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं, यानी कि जब हम किसी का भी टाइम पाथ देखने की कोशिश करते हैं, टाइम पाथ से क्या मतलब होता है कि ओवर द टाइम कोई भी चीज कैसे रिएक्ट कर रही है, ओवर द टाइम प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है, ओवर द टाइम वेज रेट कैसे रिएक्ट कर रहा है, ओवर द टाइम इन्फ्लेशन कैसे रिएक्ट कर रहा है। यानी कि जब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं
जब हम बात करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की, तब हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात क्यों करते हैं वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। किसकी बात करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हम क्यों करते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स से हमने माना प्राइस जो है वो एक फंक्शन ऑफ टी है। जब हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया और फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया तो हमको पता चल गया कि प्राइस इंक्रीजिंग है। ठीक है, हमको प्राइस इंक्रीजिंग है ये पता चल गया। देखिए, जब मैंने आपको कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स फंक्शन बताए थे तो उसमें बहुत डिटेल में मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से जो फंक्शन है वो रिएक्ट करते हैं और सेकंड डेरिवेटिव का क्या इम्प्लीकेशन होता है। तो मैंने उसमें बताया था कि जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज बताता है। ठीक है, तो पहला फंक्शन जो है प्राइस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, सेकेंडली प्राइस, अगर हम इसका फिर से सेकंड डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, और अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मतलब क्या है, प्राइस इंक्रीजिंग कर रहे हैं एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, अगर ये लेस देन 0 आता है तो प्राइस इंक्रीज तो कर रहा है। इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, लेकिन जो प्राइस इंक्रीज कर रहा है वो डिमिनिशिंग रेट पे कर रहा है। प्राइस इज इंक्रीजिंग बट एट ए डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, तो कंज्यूमर क्या करता है, वो एंटिसिपेट करने की कोशिश करता है, वो जानने की कोशिश करता है कि ओवर द टाइम जो है इस कमोडिटी का प्राइस किस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, और जब भी हम ओवर द टाइम पाथ या कुछ भी ऐसा जानने की कोशिश करते हैं कि एक टाइम पीरियड से ज्यादा जब हम टाइम पीरियड को कंसीडर करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, और डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, हम मानते हैं कि लेट्स से अगर हम क्वांटिटी सप्लाई की बात करें, क्वांटिटी सप्लाई की बात करें तो वो फंक्शन होगा किस किस चीज का, प्राइस चेंज, कॉमन सेंस की बात है, प्राइस का फंक्शन होगा, प्राइस जो एक बार चेंज हुआ उसका फंक्शन होगा, यानी कि चेंज इन प्राइस एंड रेट ऑफ चेंज इन प्राइस। जब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ना तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज से क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज से ये मतलब है कि रेट, किस रेट से हमारा प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है। इट इज आइदर इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट, इंक्रीजिंग एट ए डिमिनिशिंग रेट। तो रेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि लॉन्ग रन में जो रेट होता है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन है वो किसका है, एक तो प्राइस इज द फंक्शन ऑफ टाइम, हमने मान लिया ओवर टाइम वो बढ़ेगा या घटेगा। देन फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग, फर्स्ट डेरिवेटिव भी हमारी सप्लाई डिमांड, सप्लाई क्वांटिटी जो है उसको अफेक्ट करेगी, सेकंड डेरिवेटिव भी इफेक्ट करेगी। तो ये हमारा पहला फंक्शन हो गया, राइट। सिमिलरली हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी तो इन्हीं सब चीजों पर डिपेंड करेगा। क्वांटिटी डिमांडेड भी सेम इन्हीं चीजों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर हम लीनियर डिमांड एंड सप्लाई लें, लीनियर डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, अगर हम लीनियर डिमांड एंड सप्लाई लें तो क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा पी प्लस के फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस एल पी सेकेंड डेरिवेटिव। देखिए, एक डॉट का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, दो डॉट का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, एंड क्वांटिटी सप्लाइड विल बी माइनस वाई प्लस डेल्टा पी, दिस इज डेल्टा, प्लस यू पी नोट प्लस वी पी डैश। दिस इज द लीनियर डिमांड एंड सप्लाई। देखिए, इसमें अल्फा, बीटा, गामा और ये डेल्टा, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, लेकिन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। ये जो है ये ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, बट इनके साइन पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। के एल यू पी, इनके साइन पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि जो कंज्यूमर का एंटिसिपेशन है
के हमको क्या बता रहा है, के बता रहा है हमको चेंज इन प्राइस, यानी कि के अगर हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो वो कंज्यूमर मान रहा है कि प्राइस जो है वो इंक्रीजिंग है। देखिए ये जो प्राइस है ना, ये एक्सपेक्टेड प्राइस है, मैंने एक्सपेक्टेड प्राइस को प्राइस से लिख दिया है, यानी कि कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन को हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो के हमारा क्या बता रहा है, ग्रेटर देन 0। व्हेन के इज ग्रेटर देन 0, व्हाट डज इट मीन? व्हेन के इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स कि कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस विल राइज। व्हेन एल इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स कि कंज्यूमर ये तो एक्सपेक्ट कर ही रहा है कि जो प्राइस है वो ज्यादा होंगे, लेकिन वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस इंक्रीजिंग स्पीड से बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस है उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि भाई कंज्यूमर का अपना एक माइंडसेट है, कंज्यूमर अपने हिसाब से एंटिसिपेट करेगा। वो चाहे तो ये मान सकता है कि रेट ऑफ चेंज जो है वो इंक्रीजिंग है, वो चाहे ये मान सकता है रेट ऑफ चेंज डिक्रीजिंग है, वो मान सकता है फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, लेकिन देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन दीज साइंस। अब देखिए, बेसिकली डायनामिक इक्विलिब्रियम है, बट देयर विल बी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट क्लियर होगा, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मार्केट क्लियर होगा, एंड व्हेन द मार्केट विल बी क्लियर, तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्वांटिटी डिमांडेड किसके इक्वल हो जाएगी? क्वांटिटी सप्लाइड के। कर दीजिए, क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल कर दीजिए। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? अल्फा माइनस बीटा पी प्लस के प्लस एल पी माइनस गामा प्लस डेल्टा पी प्लस यू पी प्लस वी पी टेस। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। वही क्या किया है हमने, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, सारे इनको मैनिपुलेट करना है। किस तरीके से मैनिपुलेट करना है? सेम कोफिशिएंट्स एक साथ, यानी कि पी डॉट इधर है तो पी डॉट एक साथ, पी डबल डॉट एक साथ, और ये जो केवल टर्म्स है उनको एक साथ। तो माइनस बी पी प्लस के पी डॉट प्लस एल पी डॉट माइनस डेल्टा पी माइनस यू पी डॉट माइनस वी पी डॉट इज इक्वल टू माइनस गामा माइनस अल्फा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब माइनस बीटा पी, पी और कहाँ है? यहाँ पे है, माइनस डेल्टा पी प्लस के पी डॉट माइनस यू पी डॉट प्लस एल पी डबल डॉट माइनस डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस। ठीक है, अब क्या करना है? माइनस पी को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा? बीटा प्लस डेल्टा प्लस इन दोनों में से पी डॉट को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा? के माइनस यू। पी डबल डॉट को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा? एल माइनस वी इज इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन कीजिए। जो हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता था वो किस फॉर्म में होता था? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ए नोट प्लस a1 dy अपॉन डी एक्स प्लस a2y इज इक्वल टू 0। इसी फॉर्म में कर दीजिए, यानी कि सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव क्या है? ये रहा, p स्टार l माइनस v। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव k माइनस म्यू प्लस माइनस p बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस। ठीक है, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? y प्लस एम्डा। अब जो सेकेंड ऑर्डर की जो इक्वेशंस होती थी उनमें हम क्या करते थे? जनरली जो होता था हमारा पी वाई का कोई कोफिशिएंट नहीं होता था जब हमने ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाई हैं, या वैसे भी तो इसका जो कोफिशिएंट है इससे हम सबको डिवाइड कर देंगे, यानी कि पी एल माइनस वी डिवाइड बाई एल माइनस वी प्लस पी डॉट के माइनस यू डिवाइड बाई एल माइनस वी माइनस पी बीटा प्लस डेल्टा अपॉन एल माइनस वी इज इक्वल टू माइनस प्लस अल्फा एल माइनस वी। एल माइनस वी से कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा? पी डबल डॉट प्लस पी डॉट के माइनस यू अपॉन एल माइनस वी माइनस पी बीटा प्लस डेल्टा
अपॉन एल माइनस वी इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस एल्फा अपॉन एल माइनस वी। क्योंकि मार्केट जो है एक हम एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पे कंसीडर कर रहे हैं। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पे कंसीडर करने का क्या मतलब है कि जो रेट ऑफ चेंज है वो ज़ीरो है, यानी कि v क्या है, ज़ीरो। तो सप्लाई क्या है, स्टैटिक हो जाएगी, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कंसीडर कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन में v का ज़ीरो पुट कर दीजिए, ठीक है। अगर हमने v को ज़ीरो पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, केवल l बचेगा, यहाँ पे केवल l बचेगा, यहाँ पे केवल l बचेगा। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, p डबल डॉट प्लस p डॉट k माइनस u अपॉन l माइनस p बीटा प्लस डेल्टा अपॉन l इज इक्वल टू माइनस y अपॉन y प्लस अपॉन l। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्या है हमारी, दिस इज आवर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती थी, वो इसी फॉर्म की होती थी। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके हम इसका टाइम पाथ निकाल सकते हैं। टाइम पाथ निकालने का क्या मतलब है कि टाइम पाथ निकाल के हम क्या पता लगा सकते हैं, टाइम पाथ निकाल के हम ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट कितने टाइम बाद क्लियर होगी या कितने साइक्लिकल राउंड बाद क्लियर होगी। ठीक है, That's it for today's videos guys. I hope आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। If you like the video, please like it, share it with your friends, subscribe to the channel. After subscribing, make sure to hit the notification bell on, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। Until next time, thank you so much.